चलिए, आप सभी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ में और मैं हूं नरेंद्र सर। आप मेरे इस चैनल पर आपके नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में आने वाले जितने भी गणित के और मानसिक योग्यता परीक्षण के जो सवाल है, आप उनको देख सकते हैं। पिछले भाग में हमने 2015 का जो पेपर है, उसके 51 से 60 तक के क्वेश्चन हमने गणित के हल किए थे और आज हम आगे 61 से प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 24 प्लस 6 माइनस मझला कोष्टक है आपके पास 5 माइनस 2 और छोटा कोष्टक 4 माइनस 3 और इस प्रकार का क्वेश्चन है को सरल करने पर परिणाम आता है, क्या उत्तर आएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन इसको बोर्ड मास नियम से हल करते हैं या अपन कह सकते हैं भागु योग नियम से अब इसको हल करेंगे। सबसे पहला काम जो है वो हम ये कोष्टक वाला सवाल इसमें ब्रैकेट दे दिए है तो इस कोष्टक को हमें हल करना है। सबसे पहला है इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को, ये मझला कोष्टक और उसके बाद बड़ा जो कोष्टक है इस ब्रैकेट को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपने पास 24 लिखा है प्लस 6 5 फिर ये 3, तो ये 4 और 3, तो बताइए 4 और 3 में से आप क्या करेंगे, माइनस का निशान है तो 4 में से 3 गया, क्या बचा आपका, ये आपका बचा 1। अब ये कोष्टक आपका खत्म हो गया, या कोई निशान नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर गुणित का निशान और आगे क्या है आपका ये 2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब ये ब्रैकेट खत्म हो गया तो अब इस ब्रैकेट की बारी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यहाँ हम आगे लिखते हैं इसके 5, ये 5 लिख दिया और इधर आपका अब ये कोष्टक मान लिया जाए, ये 1 कहाँ से आया, 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ ये कोष्टक जब हटा तो गुणा लगा दिया और 2 लिखा माइनस 5, इस प्रकार का। ठीक है, अब इसको हल करते हैं अपन। अब आगे क्या है आपका, यहाँ आगे चल रहा है आपका प्लस का 24। ठीक है, तो ये लिखा आपने 24 प्लस। अब बताइए यहाँ इस ब्रैकेट में भाग का निशान है नहीं, इसको भागु योग नियम कहते हैं। भाग नहीं है तो गुणा है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, इधर माइनस आपका 5। अभी आपका पूरी तरह से कोष्टक सोल्व नहीं हुआ है, ये आपने वापस 24 लिखा। बताइए 5 में से 2 गया है ना, 5 माइनस 2 तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका, यहाँ आपका बचेगा 3। यानी कि अब देखिए 24 में 3 क्या करना है आपको जोड़ना है, तो इस प्रकार ये आपको प्राप्त होगा 27 एंड 27। तो आपका उत्तर होगा ये वाला। इसको हम भागु योग कहते हैं और पहले कोष्टक हल करना पड़ते हैं, उसके बाद ही इस सवाल को हम आगे हल कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। तो हमने पिछले भाग में हमने इस प्रकार 6 के प्रथम 5 गुणज का योग निकाला था। गुणज माने पहाड़ा समझ लो आप, तो 7, तो अपन 13 के पहाड़े को, ये 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, ठीक है, और 13 चौक 52, 13 पंजे 65 और 13 छंग 78 और 13 सते 91। ये हो गए आपके 13 के प्रथम 7 गुणज। इनका योग मैंने जोड़ के निशान भी लगा दिए। इन सबको आप जोड़ोगे तो लगभग ये जो आएगा 13, 26, 39, 52, 65, 78 और 91, यदि इसको अपन जोड़ते हैं तो ये जो मान आता है, इसकी जो जोड़ आएगी यदि आप इसको करके देखेंगे तो लगभग ये आएगा 364 आएगा एक्यूरेट तो। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा आपसे प्रश्न में, निकटतम पूछा, मतलब 364 के आसपास। तो 364 के आसपास तो यहाँ पर 365 लग रहा है, तो आपका उत्तर होगा 365। निकटतम पूछा है उसके पास वाला, तो 365, यानी कि आपको 7 गुणज का योग 364 आया है। यहाँ क्वेश्चन निकटतम का पूछा है तो 365 बहुत इसके नजदीक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 63 नंबर पे प्रश्न है, श्रेणी 1 2 4 8 का अगला पद आपसे पूछा है। ये लिखा 1 और ये 2 लिखा है और ये 4 लिखा है और ये 8। यहाँ आगे क्या आएगा, तो आप देखिए यहाँ 1 का डबल हो रहा है, यहाँ 2 का डबल, 2 दूना 4, यहाँ 4 का डबल यानी कि 4 का 2 गुना 8 आया, तो स्वाभाविक है अब क्या होगा 8 गुना 2 यानी कि 8 दूना 16, तो ये 8 दूना 16 क्या आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका 16 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर वाला आपका उत्तर होगा। यहाँ हर संख्या अपने आप से 2 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये अगला पद यहाँ पर 16 आएगा। देखिए क्वेश्चन है, राजेश का भार
राम के भार से 5 किलोग्राम कम है, ठीक है, तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है तो राम का भार है। अब देखो, अब भार का मतलब वजन, यानी कि राजेश का वजन राम के वजन से 5 किलोग्राम कम है और नेहा का जो वजन है वो राम के वजन से 3 किलो अधिक है। यदि तीनों का वजन 103 किलोग्राम है तो राम का भार, आपको पता है किसी एक को अपने को एक्स मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर राजेश का जो वजन दिया है वो राम से 5 किलो कम है। इसका मतलब हमें जो राम है, इस राम का वजन हम मान लेते हैं, राम का भार मान लेते हैं 100 किलोग्राम। राम का कितना? 100 किलोग्राम। अब अब रही बात राजेश की, तो राजेश का क्या होगा? देखो, राजेश का वजन राम के वजन से 5 किलो कम है, तो अभी आपने राजेश राम का वजन माना ये एक्स, इससे कितना कम है राजेश? ये 5 किलो कम है, ठीक है। और नेहा जो है, ये मैंने लिखा नेहा, नेहा का वजन क्या है? राम के भार से 3 किलो अधिक है, यानी कि राम का वजन एक्स माना आपने, तो इससे 3 बढ़ा दो, यानी कि +3। और यहाँ राजेश का 5 किलो कम था। तो इस प्रकार से राम और ये राजेश और नेहा, इन तीनों का वजन अगर जोड़ा जाए तो कुल वजन कितना? 103 किलो। बताइए, राम का वजन क्या माना आपने? एक्स माना। राजेश की जगह आप क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 5 किलो। नेहा का वजन क्या है? एक्स प्लस 3। क्यों एक्स क्यों लगाया? ये राजेश से 5 किलो कम, ये राम से 5 किलो कम और ये राम से 3 किलो ज़्यादा है। बराबर में क्या लिखा आपने? 103। अब आप देखेंगे, अगर ये ब्रैकेट खोल दें यहाँ पर, तो एक्स प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 3 बराबर में कितना? 103। अब देखेंगे यहाँ कितने एक्स हो रहे? 1 2 3 एक्स। क्या बनाए? 3 एक्स। और यहाँ माइनस का 5 है और यहाँ 3 है, ये संख्या है भाई। एक्स से कितने हो गए? 1 2 3 एक्स हो गए। और चलो संख्या लिख दी, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 5 प्लस 3 बराबर में 103। अब आपने ये देखा कि ये 3 एक्स है और ये 5 और 3 है। बताइए, ये 5 जो है माइनस का है और ये 3 प्लस का है, तो ये बड़ा है, इन दोनों में से 5 बड़ा है। और ये कह रहा है कि माइनस करो, तो बताइए यहाँ पर आपका आएगा 3x, 5 में से 3 गया तो बचेगा आपको -का 2। क्या बचेगा? क्योंकि बड़ी संख्या का निशान ही अपने उत्तर का निशान होगा। बराबर में 103। बताइए, 3x में से 2 कम नहीं हो सकता है, ये 3x इसकी जगह ही रहेगा। इधर 103 के पीछे कौन चला जाएगा? यहाँ से +2, पक्षांतरण कर लिया इसका, तो यानी कि 3x बराबर आपका बचा 105। ठीक है। यदि हम x का मान निकालना चाहे तो x बराबर 105 और बटे में यहाँ से कौन आ गया? 3, गुणे से 3 भाग में आ गया, तो 3 से इसको काटा आपने, 3 तिया 9, अभी एक और बचा था, 3 पंजे 15, यानी कि x बराबर कितना? 35 किलो। कितना है? तो यानी कि आपके राम का वजन कितना है? 35 किलोग्राम। ठीक है। ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे इसको देख सकते हैं कि राम का वजन आपने 100 किलो माना, राजेश का एक राम से 5 किलो कम है और नेहा का राम से 3 किलो ज़्यादा है। तीनों को जोड़ो तो 103 किलो हो रहा। तो मैंने तीनों को लिखा, एक से x को गिना, यहाँ पर जोड़ दिया, 5 और 3 को देखा तो ये -2 बचा। और इस प्रकार इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर 35, यानी कि 35 किलो वजन है। ठीक है। आप इस चैनल पर सभी वीडियो आपके नवोदय के देख सकते हैं और यदि अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल है, मतलब दूरी है 400 किलोमीटर और बस को समय लगा 8 घंटे, तो उसकी एवरेज या औसत चाल ज्ञात करो। तो देखो, हम क्या करेंगे, आपको चाल निकालना है, तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। तो ये बताइए, यहाँ दूरी कितनी? दूरी है 400 किलोमीटर, ये लिखा 400। टाइम कितना लगा? समय कितना है? 8 घंटे। ठीक है। दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में, तो अपन 8 से काटे, 8 पंजे 40, यानी कि एक शून्य और बचा, तो आपका उत्तर आया 50। अब ये दूरी थी किलोमीटर में और जो समय था वो घंटे में, तो आपका उत्तर आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो ये आपका दूसरा उत्तर आएगा इसमें। तो चाल का फार्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर है।
प्रश्न संख्या 66 है ना। 66 पर क्या प्रश्न पूछ रहा है, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक आरेख बनाया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल है। इससे प्रश्न बड़े सावधानी पूर्वक आप आसान होते हैं, आप आराम से इनको हल कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा विद्यार्थियों की संख्या 5, 8, 10, 15, 20 और 25, और यहाँ नीचे लिखा खेल, यानी कि फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल जो खेल है वो कितने विद्यार्थी खेलते हैं, 20 विद्यार्थी। क्रिकेट की अगर बात की जाए तो क्रिकेट 10 स्टूडेंट खेलते हैं। टेबल टेनिस जो है ये आपका 8 है, और बैडमिंटन है वो 5 खिलाड़ी, तो 5 विद्यार्थी खेलते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं, तो आपको टेबल टेनिस वाले कॉलम में जाना है। ये टेबल टेनिस कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 8 विद्यार्थी। टेबल टेनिस खेलने वाले कितने हैं, 8। ठीक है, दूसरा आपका ये वाला आपका उत्तर होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। यहाँ पूछ लेगा कि ज़्यादा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं, तो फुटबॉल जो 20 खिलाड़ी खेलते हैं, है ना, 20 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, सबसे कम खेला जाने कम विद्यार्थी कौन सा खेल, तो 5 विद्यार्थी बैडमिंटन खेलते हैं। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन यहाँ पर इसके बन सकते हैं इस आरेख के माध्यम से। निम्न चित्रालेख एक विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है। मतलब साइकिल, तो यहाँ पर एक सिंबल बनाया है, 2 बना रखे हैं। स्कूटर में 3 विद्यार्थी बना रखे हैं। कार में 4 बना रखे हैं। स्कूल बस में यहाँ पर 6, लेकिन यहाँ एक इसका मतलब होता है ये 50 छात्र। ठीक है, जो निशान संकेत बना रखा है इसका मतलब 50 छात्र, यानी कि स्कूल से 100 छात्र जा रहे, 50-50 का ग्रुप 100 हो गए। स्कूटर से यहाँ 150 हो रहे। कार से जाने वाले 200 स्टूडेंट है, और स्कूल बस से जाने वाले यहाँ पर 50, 100, 150, 200, 250 और 300 विद्यार्थी स्कूल बस से। तो यहाँ आपसे पूछा है कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया। अब ये 6, 16, 40 और 36 आपका उत्तर जो है ना, ये आपको पूछा है कितने प्रतिशत छात्रों ने, आपको परसेंट निकालना है, न कि छात्र संख्या, है ना। कितने प्रतिशत छात्रों ने, तो पहले अपन देख लेते हैं। स्कूल बस की बात हो रही, स्कूल बस से जाने वाले विद्यार्थी हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 गुणा 50 अर्थात 300 विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट है, 300 विद्यार्थी है जो आपके स्कूल बस से जाते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि 300 विद्यार्थी कैसे जाते हैं, बस से। टोटल कितने विद्यार्थी है, तो टोटल अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और 15 का गुणा अगर 50 में करेंगे तो 750 कितना आएगा, तो ये 750 स्टूडेंट टोटल है स्कूल के, और उनसे 300 छात्र बस से जाते हैं। अगर प्रतिशत में निकालना हो तो गुणा लगाना पड़ेगा आपको 100 का। मान लीजिए 1 0 से 1 0 काट दें, और 75 चौक होता है 300, यानी कि 4 गुणा 10 यानी कि 40% छात्र कई का उपयोग करते हैं, बस से स्कूल जाते हैं। ठीक है, टोटल ओवरऑल कितने छात्र हैं, 750 है। 300 जो है वो बस से जाते हैं, और इसका प्रतिशत निकालना हो तो गुणा करेंगे 100 का, और इसको सोल्व करेंगे तो 40%। तो आपका उत्तर आएगा ये वाला। एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनों से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो कोई पैसा दिया है जो 3 गुना हो गया, कितने समय में, दर है 25%, तो मान लिया जाए आपने 100 रुपये उधार दिए, तो 100 का 3 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 300। ये मान रहे हैं अपन, अपनों से क्या हो गया, 3 गुना हो गया। तो मान लेते हैं 100 रुपये मूलधन है, और वो 3 गुना हो गया, मतलब 100 का 3 गुना मतलब 300। तो इसका मतलब है कि आपने 100 रुपये दिए हैं और हो कितने गए, 300। तो 100 रुपये के 300 हो गए, मतलब ब्याज कितना बना, 100 रुपये आपने उधार दिए हैं और ये 300 हो गए, इसका मतलब ब्याज बना वो 200 रुपये, इसमें क्या है, ब्याज है। भाई 100 रुपये उधार दिए, है ना। ठीक है, और साधारण ब्याज से दिए हैं तो 300 बन गए, मतलब इस 300 के अंदर 200 रुपये काय के, आपके ब्याज के हैं। ठीक है, तो यदि आपको समय निकालना हो तो साधारण ब्याज को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है, आप पिछले वीडियो में चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर समय निकालना हो तो ऊपर आपका आएगा साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100, और नीचे आएगा समय यहाँ पर है तो आपके 2 और बचे, इसके मूलधन बचा है और आपका
दर बचा है। बताइए, अब इसमें मान रख दो आप। यदि आपका साधारण ब्याज कितना निकला, 100 माना हमने, यानी तो कोई मूलधन दिया नहीं, तो अपनों ने मान लिया 100, और 100 का कितना हो गया 300। इसका मतलब 100 रुपये मूलधन है, 200 रुपये ब्याज के शामिल कर दो तो कितने हो जाएंगे 300। तो साधारण ब्याज के स्थान पर आपने रखना है कितना, 200 रुपये, 200 गुणित ये लिखा 100। मूलधन कितना था, 100 रुपये मूलधन था। ठीक है, दर कितनी है, तो सवाल में दे रखी 25%। कितना परसेंट, 25%। तो ये लिख दिया आपने 25%। बताइए, इस 100 से ये 100 कट गया, अब 25 से आप 200 काट दो, 25 आठे 200, यानी कि आपका समय कितने वर्ष लगेगा, 8 वर्ष इसमें समय आएगा। समय कितना, 8 साल। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इस प्रकार से 100 रुपये मान लो, और 100 के 300 हो गए, मतलब 200 रुपये उसमें काय के इंक्लूड कर दिए, ब्याज के, तभी आपका 300 बना, और ये फार्मूला लगा दिया, तो अपने आप आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज को अच्छे से समझना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने कोशिश करी है सरल तरीके से समझाने की आपको। 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपये है, तो 8 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या है, देखो 360 रुपये कितने आलू आ रहे, 12 किलो आ रहे हैं, यानी कि 360 में यदि हम 12 का भाग लगा दें तो आपको 1 किलो आलू का मूल्य पता चलेगा, और उसमें आप 8 का गुणा करके 8 किलो निकाल सकते हैं। तो 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपये। तो अभी यहाँ इतना समझो कि अगर 360 में 12 का भाग लगा दे तो 1 किलो आलू का मूल्य पता चलेगा, तो यानी कि 360 रुपये के 12 किलो। ठीक है, तो 12 तिया 36, यानी कि 1 किलो के कितने आ गए, 30 रुपये। अब आपको कितने खरीद के लाना है, 8 किलो, यानी कि 30 रुपये किलो है, तो 8 किलो के बनेंगे 8 तिया 24, यानी कि 240 रुपये। ठीक समझ में आया होगा कि 12 किलो के 360 रुपये, तो 360 में आपने 12 का भाग लगा दिया। ठीक है, तो 1 किलो आ गया 30 रुपये, और आपको लाना कितने, 8 किलोग्राम आलू, यानी कि 30 रुपये में 8 का गुणा करेंगे 240 रुपये। ठीक, ये आपका उत्तर होगा। एक पुस्तक 150 में खरीदी गई तथा 180 में बेच दी गई, उस पर लाभ प्रतिशत निकालो। देखिए, पुस्तक कितने में क्रय की गई, आपने कितने में खरीदी, तो पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 150 रुपये है। आपने बेची कितने में, उसका विक्रय मूल्य 180 रुपये। मतलब ये हुआ कि 150 में लाए और 180 में आपने दे दी, तो आपको 30 रुपये का क्या मिला, उसमें लाभ मिला, यानी कि 30 रुपये लाभ मिला। ठीक है, लाभ हो गया ना आपका, 150 में लाए थे ना 180 में बेच रहे हो आप, तो 30 रुपये का लाभ हो गया। इसका मतलब ये है कि लाभ हुआ है 30 रुपये का, लेकिन प्रतिशत में पूछा है, लाभ कैसे पूछा है, लाभ तो आप 150 में लाए, 180 में दे दी, तो 150 से 160, 170, 180, 30 रुपये ज़्यादा कमा लिए, तो ये तो लाभ हो गया। लेकिन लाभ प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्रय विक्रय के सवाल करवा रखे हैं। लाभ प्रतिशत में निकालने का फार्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, यानी कि आपका लाभ कितना मिला, आपको 30 रुपये का लाभ मिला। कितना मिला, ये लिखा 30। क्रय मूल्य क्या था पुस्तक का, 150 रुपये गुणे में 100, ये लगाना पड़ेगा। एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट दो। ठीक है, 15 दूना 30, तो यानी कि आपका 2 बचा और यहाँ 10, 10 दूना 20% लाभ हुआ। कितना प्रतिशत, तो आप जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि 30 पर निशान लगा दे कि 30 रुपये लाभ मिला, लेकिन कितना प्रतिशत पूछा है, तो 20%। कितना परसेंट, 20%। ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा 20। तो आपका क्रय मूल्य 150 है, विक्रय मूल्य 180 है, तो 150 की सामग्री 180 में बेचोगे तो 30 रुपये आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, उसको परसेंट में निकालना हो, 30 रुपये कितना होगा 150 का, तो 20%। कितना परसेंट, 20%। देखो, एक हल की विमाएं 4.8 मीटर गुणा 3.6, यानी कि 4.8 मीटर और 3.6 मीटर है। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उस फर्श को पाट सकती है। मतलब ये ऐसा है कि एक हाल है, और उस हाल की विमा का मतलब भुजा है, ये 4.8 है, और ये कितना है 3.6 है। इसमें आपको 1.2 की कितनी टाइल्स लगेगी, 1.2 वर्ग का मतलब इधर भी 1.2, इधर भी एक, ऐसी कितनी टाइल्स आएगी। तो हम क्या करते हैं, तो ये तो है आपके हाल की विमाएं क्या है 4.8 गुणा 3.6, इसमें भाग लगा दो आप, आपको वर्ग का, तो वर्ग में क्या होता है भुजा गुणित भुजा, ये ऊपर आपका हो गया हाल का क्षेत्रफल और नीचे आपका वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको 1/1.2 की
इस प्रकार से आपको 2 बार, क्योंकि भुजा गुणित भुजा और ये लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हाल की जो विमाएँ होगी वो लंबाई गुणा चौड़ाई में है, इतने ये हाल का क्षेत्रफल है। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हाल का क्षेत्रफल। और 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी, तो 1.2 भुजा का मतलब इधर भी एक वर्गाकार बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वर्गाकार की, मतलब बराबर बराबर, तो इसका मतलब ये भुजा गुणित भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल। अगर इससे इसको सोल्व करें, दशमलव दशमलव हटा दें, यहाँ भी हटा दी, यहाँ भी हटा दी, यहाँ भी, यहाँ भी, देखो कैसे हटाते हैं, दशमलव के बाद के बराबर अंक है, वहाँ भी एक अंक है, वहाँ भी एक अंक है, 12 चौक 48 और 12 36, यानी कि आपका उत्तर आया 4 गुणा 3, यानी कि 4 गुणा 3 का मतलब हुआ 4 12। ठीक है, तो 12, ठीक है, क्या उत्तर आएगा, कितनी टाइल्स चाहिए आपको, 12 टाइल्स चाहिए। ठीक है, एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर गुणित 60 मीटर है। एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। देखो, एक आयताकार पार्क मतलब एक बगीचा है, वो इस प्रकार का है, ठीक है, आयत के आकार का है। अब उसमें क्या है, उसकी 100 मीटर ये वाली विमा है और ये 60 है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि अभी फिलहाल इसका क्या क्षेत्रफल हो रहा, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई अगर करेंगे तो ये आएगा आपका 6000 वर्ग मीटर। ठीक है, कितना आ गया, 6000। अब देखो उसमें क्या हुआ, इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा चारों ओर रास्ता बनाया। अगर मान लो ये फिलहाल अभी 100 है, कितना है, 100 है, और इधर कितना है, 60 है। अगर इसके चारों तरफ अगर रास्ता बना दिया जाए, इधर भी 2 मीटर का बढ़ाया, ठीक है, तो ये तो बन गया आपका 2 मीटर इधर, तो इधर भी आपका 2 मीटर बढ़ेगा, ठीक है, और इधर भी आपको मतलब 2-2 मीटर का सब तरफ रास्ता बना दो आप, चारों तरफ इसके 2-2 मीटर का ये रास्ता बन गया आपको 2-2 मीटर का, ठीक है, मतलब ये 2 मीटर है और इधर भी 2 मीटर है। तो अगर ये 100 है तो 2 मीटर इधर भी बड़ा होगा और 2 इधर भी, यानी कि 4 मीटर हो गया। तो क्या करेंगे हम, तो ये भुजा जो आपकी 100 थी, अब वो कितनी होगी, 2 इधर ने 2 इधर बढ़ी, तो ये चारों तरफ का रास्ता निकल गया। उसके जैसे यहाँ बना दूं मैं आपको, इस प्रकार का रास्ता बनाया, ये चारों तरफ का रास्ता हो गया, ठीक है, 2-2 मीटर सब तरफ बढ़ाया, तो 2 इधर 4 बढ़ गया। तो यानी कि 100 था तो 100 ने 2, 102 ने 2 कितना हो गया, 4 बढ़ गया। ये आपका 100 + 4 हो गया इसका मतलब। और ये जो 60 था, 60 ने 2, 62 ने 2, 64 हो गए। तो ये लिखा 60 + 4, मतलब ये बन गया आपका 104 मीटर लंबा। अब 100 से कितना हो गया, 2 इधर और 2 इधर बढ़ गया, 104 मीटर लंबा हो गया। और चौड़ाई देखो आप, 60 था, 2 इधर 62 और 2 इधर, तो टोटल हो गया 64। तो अगर अपन 104 का गुणा अगर हम 64 में करते हैं तो ये जो मिलेगा आपको 6656 मीटर, और वो है 6000। अब उसने क्या पूछा है आपसे, पथ का क्षेत्रफल निकालिए, केवल इस रास्ते रास्ते का निकालना है। तो आपको 6656 में से 6000 कम कर दो, यानी कि टोटल 6656 ये पूरा रास्ते समेत पूरा बढ़ेगा। और जो अंदर अंदर वाले का हमने शुरू में निकाल लिया था वो कितना था, 6000। अगर उसको हम इसमें से कम कर देते हैं तो ये उत्तर आएगा आपका 656। क्या उत्तर आएगा, 656 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका उत्तर है 656। यानी कि आपने पहले इस छोटे भाग का निकाला, 100 लंबाई और 60 चौड़ाई, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6000 आया। अब चारों तरफ 2-2 मीटर का रास्ता बढ़ाया, तो 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, 100 से कितना हो गया, 102 और ने 2, 104 हो गया, यानी कि लंबाई 104। चौड़ाई क्या हो गई, 2 इधर बढ़ी, 2 इधर बढ़ी, तो ये 64 हो गई 60 से। ठीक है, इन दोनों का गुणा किया तो ये बड़े भाग का है और ये छोटे भाग का, बड़े भाग में छोटा भाग कम कर दिया, तो रास्ते रास्ते का है जो क्षेत्रफल निकला वो कितना है, 656। ठीक है, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है, मतलब वर्ग के आकार का, सब तरफ सभी दीवारें बराबर होती है, उसको कहते हैं वर्गाकार, है ना, चारों तरफ बराबर होता है। तो एक वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है, 100 मीटर, तो सब तरफ 100-100 की होगी। ठीक है, अब परिमाप पूछा है तो सब तरफ 100 है, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है और इधर भी 100 है। तो एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है। पार्क का परिमाप पूछा तो अपन इसको परिमाप माने पूरी माप, यानी कि 100, 200, 300, 400 हो गई, लेकिन फार्मूला है 4 गुणित भुजा। ठीक है, तो यानी कि एक ये चारों और एक भुजा की माप कितनी दी है, 100 है।
तो आपका उत्तर आएगा 400 मीटर। ठीक है, इसकी परिमाप कितनी आ गई? 400 मीटर। देखो, दो व्यक्ति प्रातः 7:30 है ना, 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। यदि उनकी चालें 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो कितने बजे आपस में मिलेंगे? मतलब एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ ये इधर से आ रहा है और ये व्यक्ति इधर से आ रहा है, दोनों कितने बजे आपस में मिलेंगे ये तय करना है। तो 4 और 6 मिला के इनकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को विपरीत है तो जोड़ दिया। ठीक है, तो दूरी है अपनी 25 और चाल है इनकी 10, यानी कि 25 में ये दूरी हो गई और ये क्या हो गया आपका 10 क्या हो गई चाल हो गई, है ना। ठीक है, तो 4 और 6 दोनों हो गए 10 और 25 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। तो ये आया 2.5 यानी कि 2.5, क्या कहते हैं इसको हम कह सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब वो 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू किए थे, तो 7:30 और ये आपका 2:30। ठीक है, इसको आपने क्या लिख दिया 2:30 लिख दिया, यानी कि ये मिला के टोटल कितना हो गया, ये तो पूरा 1 घंटा हो गया। ठीक है, और 7 ने 2 9 यानी कि 10, टोटल कितना हो गया 9 घंटे 60 मिनट का मतलब क्या होता है 10 बजे आपस में वो एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ अभी कि ये जो 4 किलोमीटर घंटा है और ये 6 किलोमीटर, तो इन दोनों की चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी 25 है, तो यहां हमने दूरी बटे चाल यानी कि समय निकलेगा आपका, और वो क्या निकला आपका 2.5। ठीक है, तो इस प्रकार से 2.5 ये निकला, इसको हम 2.5 कह सकते हैं, 2 घंटे और 30 मिनट। और वो 7:30 बजे क्या लिख रखा है 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, तो 7:30 में अगर 2.5 जोड़ देंगे तो ये आया आपका 30 और 30 60 मिनट होता है, और 7 और 2 9 यानी कि 9 घंटे 60 मिनट का मतलब क्या होता है 10 बजे। ठीक है, 11 और 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? देखो 11 और 21, ठीक है, तो देख लो पहले तो 11 संख्या कैसी है, 11 अभाज्य है, लेकिन 21 भाज्य है, मतलब विषम है, दोनों विषम भी है। ठीक है, तो दोनों भाज्य संख्या है तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दोनों सम संख्या है, ये भी सही नहीं है ना। दोनों 3 के गुणज है, तो 3 के पहाड़े में तो ये आता है, लेकिन ये 11 आता ही नहीं है। दोनों सहअभाज्य है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, यदि आपने पिछला भाग नहीं देखा हो तो आप उस भाग को देखिए और बाकी सभी वीडियो देखने की कोशिश करें।